नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम जो सेट हम लोग कर रहे हैं उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। सेट है आज 426। ओके ना। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसको देखते होइएगा और प्रैक्टिस भी करते होंगे। ठीक है, चलिए देखिए। एक किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में। अच्छा, एक अगर काम करे तो काम कर देगा 24 दिन में। और बी जो है 2/5 भाग। अच्छा, बी 2/5 भाग काम करता है 12 दिन में। 2/5 भाग 12 दिन में तो 2×6=12 पूरा काम करेगा कितने दिन में? 30 दिन में। ओके ना। तो बी 2/5 भाग काम 12 दिन में करता है तो बी पूरा काम कर देगा 30 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया तो कितना काम अभी बाकी है? अच्छा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24 और 30 का एलसीएम 120। 24 बचे 20 से 30 चौक 120। दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम। तो मेरे भाई 6 दिन में कितना काम कर दिया? 54 काम। 54 काम कर दिया तो बताइए रिमेनिंग बच गया है कितना काम? रिमेनिंग बच गया है 66 काम। 66 काम बच गया है कितना में? 120 में से। तो काट देते हैं तो 6 से काटिएगा 2 0, 6 से 11 बार यानी 11/20 भाग काम शेष बचा। ठीक है, चलिए देखें। कहा ओ एन पी। अच्छा, इन सेंटर से रिलेटेड प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता होगा। क्या होता है सर? जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोनों के समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर, तीनों कोनों के समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर का जो कटान बिंदु होता है इसी को बोलते हैं अंतः केंद्र। ओके ना। और अंतः केंद्र पर जो बना कोण होता है 90 प्लस सामने वाले कोण का आधा। जैसे ये कोण अगर बोले तो ये कोण हो जाएगा 90 प्लस सामने का कोण है 1/2 हो जाएगा इसका। अगर ये कोण बोले तो ये हो जाएगा 90 प्लस इसके सामने का कोण कौन है? बी, तो बी का आधा। अगर इस कोण की बात करें तो सर ये कोण हो जाएगा 90 प्लस इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन है? सी, तो सी का आधा। ठीक है बात, चलिए देखिए जरा। कहा ओ एन पी का अंतः केंद्र एल है। का एक ट्रायंगल है ओ एन पी और इसका इन सेंटर एल है। का ओ एल पी यानी ये है सपोज एल का ओ एल पी और ओ एन पी 195 डिग्री है। ओ एल पी और ओ एन पी, ओ एल पी और ओ एन पी ये वाला एंगल। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये एंगल थीटा मान लेते हैं तो ये वाला चूंकि एंगल बाइसेक्टर है सर ये, ठीक है ना, तो एंगल इन सेंटर है एल यानी कोण समद्विभाजक का कटान बिंदु है। तो इन सेंटर पर बना कोण 90 प्लस सामने के कोण का आधा यानी θ/2 हो जाएगा। तो आप बताइए ओ एल पी कितना है? ओ एल पी है सर 90 प्लस θ/2। और सर ओ एन पी कितना है? ओ एन पी कितना है? थीटा है बराबर 195। 90 उधर जाके घट जाएगा 2θ प्लस θ 3θ/2 बराबर 90 घटेगा कितना? 105 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 पचे 15 यानी थीटा कितना आ गया? 70 डिग्री। अब थीटा 70 है या θ/2 भी लिख सकते थे। तो आप बताइए यहाँ 90 प्लस θ/2, थीटा 70 है यानी 70/2। 2 से काटिएगा 35 बार में यानी 90 प्लस 35 हो जाएगा कितना? 9 3 12 125। ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए जरा इसको। कहा यार ए एक निश्चित काम को 40 दिन में कर सकता है। ओके, अगर ए काम करे तो 40 दिन में कर देगा, सही बात है। कहा बी ए से 66 से 2/3%, 66 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/3 होता है। कहा बी ए से 66 से 2/3% कम कुशल है। बी जो है ए से 66 से 2/3% कम, उसका फ्रैक्शन 2/3 है यानी ए का एफिशिएंसी 3 है। तो बी जो है 2 कम है, ए से 2 कम यानी कि बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 1 होगा। ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है मेरे प्यारे भाई। आगे कहा सी बी से 400% अधिक कुशल है। 400% अधिक कहने का मतलब हुआ 5 गुना। जैसे 300% अधिक बोले तो 4 गुना, 400% अधिक 5 गुना, 700% अधिक यानी 8 गुना। तो कहा कि सर सी बी से 400% अधिक कुशल है यानी कि सी का एफिशिएंसी जो है बी से 5 गुना है। क्लियर है बात यहाँ तक?
अच्छा ऊपर वाला लाइन में तो इसने लिख ही दिया एक काम को 40 दिन में पूरा कर देगा, तो मेरे प्यारे भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो सर ए का एफिशिएंसी 3, यानी एक दिन में 3 काम, तो 40 दिन में टोटल कितना काम? 120 काम। तो ये टोटल वर्क आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा देखिए यहां से इसने बोला है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, किंतु बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कहा तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ दिया और 2 दिन पहले सी छोड़ दिया। तो ये तो आपको पता है कि सर अगर कोई वर्कर काम छोड़कर भाग रहा है मतलब उसको भागने नहीं देना है, उसको बुलाइए और जितना दिन का काम छोड़ा है उतना काम एक्स्ट्रा कराइए। तो सर बी 5 दिन पहले भाग रहा है, तो आप बताना बी एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा? 5 काम, यानी 5 काम छोड़ कर ना भाग गया, तो बुलाइए और 5 काम कराइए, तो 125 हो गया। सर सी 2 दिन पहले भाग गया है, तो भागने मत दीजिए। सी एक दिन में 5 काम, 2 दिन में कितना काम? 10 काम छोड़कर ना भाग गया, तो भागने मत दीजिए, बुलाइए और 10 काम कराइए, तो हो गया कितना? 135। सर आपने बी को भी पकड़ के ले आया, सी को भी बुला लिए, ए तो बेचारा एंड तक था, चूंकि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया था, भागा भागी तो बी और सी किया, ए के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी ए शुरू से लेकर एंड तक रहा। यानी कि अब आखिरी में जब आप बी को बुला लिए, सी को बुला लिए, तो आखिरी में आपके पास तीनों वर्कर ना मौजूद है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 5 3 8 1 9 काम, तो 135 काम कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में। तो का पूरा काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में। ठीक है, देखिए यार, का a माइनस बी 8 है। अच्छा a माइनस बी 8 है, 4ab 84 है, तो ab बराबर कितना हो जाएगा? 21 चौक 84, और 3aq माइनस 3bq, 3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा aq माइनस bq। और आप सबको पता ही है aq माइनस bq बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर जी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्यों, अब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा सर? तो ए माइनस बी का क्यू यानी 8 का क्यू 512 प्लस 3ab यानी 21 इंटू ए माइनस बी यानी कि 8। तो आप बताना ये कितना हो जाएगा? 21 तिया 63 गुना 8, 8 तिया 24, 48 2 50, तो ये 3 गुना 512 प्लस 504 6 1 5 5 10, 3 6 18, 3 और 1 4 0 3 30 48। ठीक है, देखिए तो कहा ए और बी, अच्छा सवाल है ये भी, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करेगा। जैसे जैसे बोला लिखते चलिए। कहा कि भैया ए और बी अगर मिलकर काम करे तो काम को कर देगा 30 दिन में। आगे बी और सी मिलकर काम करे तो काम कर देगा सर 20 दिन में। ठीक है, आगे कहा सर ए काम शुरू करता है और 5 दिन तक काम करता है, फिर बी 15 दिन तक काम करता है और अंत में सी 18 दिन में काम समाप्त कर दिया। सुनिए ना, यहां पर सर ए 5 दिन में पूरा काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा। कहा कि एक काम है जिसको करने के लिए पहले ए आया, 5 दिन काम किया चला गया, फिर बी आया और उसने 15 दिन काम किया, वो भी निकल लिया, उसके बाद सी आया और बचा कुचा काम को 18 दिन में पूरा करके चला गया। तो ये जो टाइम है ये टोटल वर्क करने का नहीं दिया है। ए आया 5 दिन में कुछ काम किया चला गया, फिर बी आया कुछ काम किया 15 दिन में वो भी गया, और उसके बाद सी आया और बचा हुआ काम को 18 दिन में पूरा करके निकल गया। ओके ना, तो यहां पे ओरिजिनल टाइम यही दो ठो है कि ए और बी मिलकर पूरा काम 30 दिन में, बी और सी मिलकर पूरा काम 20 दिन में, तो टोटल वर्क कितना? 60। 30 दूना 60, 20 तिया 60। अब एक बात बताइए, क्या इस दो डेटा को यूज करके ए बी और सी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं? क्या आप बोलेंगे सर नहीं निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि सर ए का एफिशिएंसी है ए यूनिट, यानी ए पर डे ए काम कर रहा है, बी का एफिशिएंसी है बी यूनिट, यानी बी पर डे बी काम करेगा, और सी का एफिशिएंसी है सी यूनिट, यानी सी पर डे सी काम करेगा। तो आप बताना ए 5 दिन तक काम किया यानी कितना काम? 5 है। बी 15 दिन तक कितना काम? 15 भी। सी का एफिशिएंसी सी है तो 18 दिन में 18 सी, काम खत्म हो गया यानी 60।
अब यार यहाँ पे ए बी सी में से किसी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी तो मालूम है नहीं, यहाँ ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, तो ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाइए। तो आप जरा बताइए 5A है, 15B को अगर 5B लिख दें, क्योंकि ए और बी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 5B लिख देते हैं, प्लस का 10 हो गया। अब बी और सी का भी कॉम्बिनेशन बनाना है, तो यहाँ 10B है, ये सॉरी बी है यार, ये 10B है, तो 10B है, 18C को 10C प्लस 8C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, सही है। अब आप जरा बताइए सोचकर कि सर अगर इन दोनों को आप देख पा रहे हैं तो 5 कॉमन करेंगे तो अंदर A प्लस बी बच जाएगा, A प्लस बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 5 दूना 10, 10 कॉमन करेंगे तो अंदर B प्लस सी बचेगा, B प्लस सी 3 है, यानी 10 तिया 30, अब प्लस 8C बराबर कितना 60। अब आप जरा बताइए यार 10 और 30 40 उधर जाके घट जाएगा, तो 8C बराबर कितना बचेगा 20, 4 दूना 8, 4 पचे 20, तो C का वैल्यू कितना आ गया 5/2। C का एफिशिएंसी पता कर गए का, C पूरा काम कै दिन में, तो C के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 12 पचे 60, 2 ऊपर चला जाएगा, 12 दूना 24 दिन, है ना? अच्छा सवाल था। चलिए, का 2 व्यक्ति A और B सुबह 10:30 बजे एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। का 10:30 बजे, मॉर्निंग के 10:30 में A और B दोनों एक दूसरे से 220 किलोमीटर के दूरी पर है। कोई बात नहीं है। आगे कहा यार कि 30 मिनट बाद A 40 के चाल से B की ओर चलने लगा। अच्छा, 10:30 बजे अगर 220 किलोमीटर के दूरी पर था और आधा घंटा बाद ये चलना शुरू कर दिया, यानी कितना बजे 11 बजे, मॉर्निंग के 11 AM में ए जो है बी की ओर चलना शुरू कर दिया है। कितना के चाल से सर? 40 के चाल से। फिर इसने बोला कि सर जबकि दोपहर 12 बजे बी 30 के चाल से ए से दूर जाने लगा। दोपहर के 12 बजे यानी 12 PM में बी जो है ए से दूर जा रहा है, ए की ओर नहीं आ रहा है, ए से दूर जा रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में बी उधर जा रहा है। तो कितना के चाल से? 30 किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो कहा कि बताइए अगले दिन वे कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे, वो पता कर लेंगे, लेकिन पहले ये बताइए बी चला है कै बजे? 12 बजे। ए चला है कै बजे? 11 बजे, यानी उसको चलने से 1 घंटा पहले चला है ना, तो पहले चला लीजिए। 40 के चाल से चलकर 1 घंटा में कितना दूरी तय किया है? तो 40। सर 11 बजे चला था, 1 घंटा तक चला, यानी यहाँ कै बजे आ गया? 12 बजे। अब आप बस इतना बताइए, 12 बजे ये यहां से चलेगा, 12 बजे ये भी ओपन हो गया, तो 12 बजे के बाद दोनों के बीच फासला बचा है कितना? 280 में से 40 गया, 180 किलोमीटर। अब दोनों के बीच 180 किलोमीटर फासला है। सर बी जा रहा है 30 से, ए जा रहा है 40 से, तो कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगा। वही निकाल लेते हैं, पकड़ने में लगा समय, समय होता है दूरी बट्टा चाल, चाल यानी सेम डायरेक्शन घटेगा, यानी क्या घंटा में? 18 घंटा में पकड़ लेगा। 12 बजे चलना शुरू किया, 18 घंटा बाद पकड़ लिया। तो आप बताइए आज दोपहर का 12 बज रहा था, 18 घंटा बाद पकड़े हैं, यानी कि 12 बज रहा है, 12 ऐड करेंगे तो रात का 12 बज जाएगा। और फिर उसमें 6 ऐड करेंगे तो मॉर्निंग का 6 बज जाएगा। तो मॉर्निंग के 6 बजे यानी कि 6 AM में पकड़ लेगा। ऑप्शन ए। चले यार, देखिए A प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, 6 7 8 का रेशियो है। A प्लस बी प्लस सी 14 है, तो का C का मान क्या होगा? देखिए यार, C का मान निकालने को बोला है, इसका मतलब जाहिर सी बात यह है, जाहिर सी बात है कि सर A B और C का वैल्यू पहले जानना पड़ेगा, है ना। A B और C का वैल्यू निकालना पड़ेगा। A B C कैसे निकालेंगे? देखें डायरेक्ट तरीका क्या है कि सर जिस जिस टर्म में A है उसको जोड़ लीजिए, बाकी को घटा लीजिए। तो A है फर्स्ट में और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़िए, 8 6 14 में से 7 घटा दीजिए A का वैल्यू। अगर सर B निकालना है, B निकालना है तो B है सेकंड में और फर्स्ट में, सेकंड और फर्स्ट में है, B सेकंड और फर्स्ट में है, तो सेकंड और फर्स्ट को जोड़िए, यानी कि 6 और 7 13, 13 में से 8 गया, B का वैल्यू 5 आ गया। C निकालना है तो C है सेकंड और थर्ड में, C सेकंड और थर्ड में है, तो सेकंड और थर्ड को जोड़ें, 8 और 7 15 में से 6 गया 9। ओके ना। आगे का है A प्लस बी प्लस सी 14 है। अच्छा, A प्लस बी प्लस सी 14 है, अनुपात में A प्लस बी प्लस सी कई यूनिट है? 7 5 12 9 21 यूनिट। 21 यूनिट बराबर 14, 1 यूनिट बराबर इतना। C का वैल्यू निकालना है तो 9 यूनिट, तो 9 से गुना।
7 तिया 21, 7 दूना 14, 3 तिया 9, 3 दूना 6। ऑप्शन ए सही है। चलिए देखिए, तो कहा एक त्रिभुज की भुजा 9, 6, 5 है, तो इस त्रिभुज की परित्रिज्या, यार परित्रिज्या कहने का मतलब बाह्य वृत्त के रेडियस को परित्रिज्या कहते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा मालूम है और इसके बाह्य वृत्त का रेडियस आपसे पूछ दे, परिवृत्त के रेडियस को ही परित्रिज्या कहते हैं। परिवृत्त यानी बाह्य वृत्त के रेडियस को परित्रिज्या कहते हैं, या परिवृत्त भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। और बाह्य वृत्त का जो रेडियस होता है सर, ये होता है बाह्य वृत्त का रेडियस मेरे प्यारे भाई ABC बट्टा 4 डेल। डेल कहने का मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने का तरीका ही है। तो रेडियस ABC बाय 4 डेल। तो आ जाइए, कहा कि सर किसी त्रिभुज की भुजा 9, 6 और 5 है, ओके ना, 9, 6 और 5 है, कहा इसके परित्रिज्या का मान क्या होगा? तो रेडियस क्या होगा? तो आप सबको पता है रेडियस ABC यानी कि 9 गुना 6 गुना 5 अब बट्टा में 4 डेल। अच्छा डेल क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालिए? अगर तीनों साइड का लेंथ मालूम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस वाला नियम से निकालते हैं, यानी पहले एस निकालना पड़ेगा। एस यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो 9, 6, 15, 5, 20 बट्टा 2, यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया? 10। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है तो रूट अंडर एस वाला नियम से, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस है 10, तो एस इंटू एस माइनस ए, 10 में से 9 गया 1, एस माइनस बी 10 में से 6 गया 4, एस माइनस सी 10 में से 5 गया 5, 5 चौक 20 दहा 200, 200 यानी कि 100 दूना यानी कि 10 रूट 2। तो एरिया आ गया 10 रूट 2। अब 5 दूना 10, 2 तिया 6। अब बट्टा में रूट 2 है तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 9 तिया 27 और रूट 2, और नीचे में है 4, रूट 2 गुना रूट 2 2, तो 4 दूना 8, 27 रूट 2 बट्टा 8, ऑप्शन ए। देखिए, का 2 लड़की के वर्तमान आयु का रेशियो 3, 4 है, 2 वर्ष बाद एज का रेशियो 7, 9, कौन सा कथन सही है? अच्छा प्रेजेंट में 3, 4 है, 2 वर्ष बाद 7, 9 है। 3 था पहला का एज, 2 वर्ष बाद हो गया कितना? 7, कितना बढ़ा है? 4, और इसका बढ़ा है कितना? 5। तो ये गलत है सर, 2 व्यक्ति के एज में डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। एक का एज जितना बढ़ या घट रहा है, दूसरा का एज भी उस सर्टेन टाइम में उतना ही बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन यहां पर तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो देखिए पहले लिख ही लेते हैं यार, दोनों व्यक्ति के प्रेजेंट एज का रेशियो, मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति है, और इन दोनों के प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 3, 4। और आगे कहा 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद उनके एज का रेशियो है 7 और 9। कहा यार कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 6, 7। चेक करना है तो पहले इनका अंतर सेम करिए। अंतर अगर सेम करेंगे तो नीचे वाला के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर वाला के अंतर से नीचे। 7 और 2 का अंतर कितना? 9, 9 से ऊपर गुना करिए, 7 और 9 का अंतर 2 न होगा पागल आदमी, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करिए, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, कितने का वृद्धि है? 1 का। यहाँ कितने का वृद्धि? 1 का। तो 1 यूनिट पर एक्चुअल में वृद्धि है कितने का? प्रेजेंट और 2 साल बाद में अंतर 2 ही साल का ना, तो 1 यूनिट बराबर 2। तो बताइए परजेंटेज कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और इसका परजेंटेज 8 दूना 16। अब पूछा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 6, 7, परजेंट में 12 तो 10 साल बाद कितना? 22, इसका परजेंट में 16 तो 10 साल बाद 26, तो रेशियो हो जाएगा 11:13। क्या 11:13 है? नहीं है, यानी ये गलत है स्टेट। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो 6, 7, 12 वर्ष था, परजेंट में 12 तो 12 वर्ष बाद कितना? 24, परजेंट में इसका 16 है, 12 वर्ष बाद कितना? 16 और 12 28। सर 4 छक 24, 4 सत्ते 28, यानी कि सही है सर, सेकंड स्टेटमेंट सही है, यानी ओनली सेकंड हो जाएगा। देखें यार, कहा कि राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है, ओके। यदि वह पेन को 36 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 14% लाभ होता। एक बात बताइए, पहले 5% लाभ हो रहा था, विक्रय मूल्य 36 इंक्रीज कर दिए तो अब 14% लाभ हो रहा है। सर पहले 5% लाभ, अब 14% लाभ, तो डिफरेंस कितने का है? तो लाभ और लाभ समान चिन्ह रहता है ना, तो डिफरेंस घट जाता है, डिफरेंस घटेगा। पहले 5 का लाभ हो रहा था, आज 14 लाभ कमा रहे हैं, तो अंतर कितने का है? 9% का है सर। पर एक्चुअल में अंतर है क्या रुपए का? 36 रुपए का।
कहा कि बताइए पेन का क्रय मूल्य, यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो 9 चौक 36, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 400, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए, कहा विकास ने 3 पर, ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, आपको बिना कलम उठाए ये सवाल बना लेना है। कहा कि विकास ने 3 परीक्षाएं दी, तीनों परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 3-5-6 है, यानी कि पहला पेपर में उसको 3 अंक आए हैं, दूसरा में 5 अंक आए हैं और तीसरा में 6 अंक आए हैं। क्लियर है बात? कहा परीक्षा के अधिकतम अंक का अनुपात 7, 11, 10 है। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स मतलब समझ रहे हैं कि यानी वो पेपर कितने नंबर का है। जैसे आप लोग भी एग्जाम देते हैं, मान लीजिए कोई एग्जाम दिए 200 नंबर का है, तो वो उस एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स है कि 200 नंबर का एग्जाम है, यानी इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते, मैक्सिमम 200 नंबर, यानी टोटल मार्क्स को डिनोट कर रहा है ये रेशियो। तो कहा कि सर यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं तो कितने परीक्षाओं में उसके 50% से अधिक अंक आए हैं, ये पूछ रहा है कि सर अगर ओवरऑल उसने 50% मार्क्स लाए हैं, यानी तीनों पेपर को मिलाकर 50% मार्क्स लाए हैं, तो बताइए कितने पेपर ऐसे हैं जिसमें उसने 50% से ज्यादा मार्क्स लाया है। तो ध्यान से मेरे भाई, पहला पेपर में उसने लाया है कितना नंबर, 3 नंबर, और पहला पेपर है टोटल कितने नंबर का, 7 नंबर का। ठीक है, 50% से ज्यादा लाना है तो 7 का आधा, 50% यानी 7 का आधा कितना, 3.5। अगर 3.5 नंबर भी आप लाते तो 50% ना होता, पर सवाल तो बोला है 50% से ज्यादा, यानी कि 50% से ज्यादा लाने के लिए 3.5 से ज्यादा लाना चाहिए। अगर पहला पेपर है 7 नंबर का तो 7 का आधा कितना हुआ, 3.5, और आप लेकर आए हैं 3 नंबर, यानी 50% से कम न लेकर आए, तो पहला पेपर में तो आप 50% से भी कम लेकर आए हैं। अच्छा, दूसरा पेपर है टोटल कितने नंबर का, 11 नंबर का, तो 11 का आधा 50% यानी आधा कितना, 5.5, यानी अगर 5.5 नंबर भी लाते तो आपका 50% ही मार्क्स होता, लेकिन कहा है कि 50% से ज्यादा, यानी 5.5 से ज्यादा नंबर लाना चाहिए था, पर आप लेकर आए हैं 5 नंबर, यानी 50% से भी कम लेकर आए यार, खत्म। तीसरा पेपर है कितने नंबर का, 10 नंबर का, 10 का आधा 5, पर लेकर आए हैं क्या नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर लाइएगा तो 50%, पर लेकर आ गए 6 नंबर, यानी 50% से ज्यादा ना, यानी केवल एक सब्जेक्ट, केवल एक पेपर ऐसा है जिसमें आपको 50% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। क्लियर है बात? चलिए, का एक आदमी एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% लाभ कमाता, क्या हो गया भाई, का खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस कैलकुलेटर को 2 गुने मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना। अच्छा, 20% लाभ कमाता है, यानी कि सर क्रय मूल्य, लाभ हानि क्रय मूल्य पर ना होता है, यस, क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ यानी विक्रय मूल्य कितना, 120, का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे, 2 गुना यानी 240 कर दे, कितने का लाभ होगा, क्रय मूल्य कांस्टेंट है, पहले 100 में खरीदे थे, 120 में बेचते थे, 20% लाभ, अब 240 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो गया, 140 का, कितना पे, 100 पे, परसेंट 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कैंसिल है, नहीं 140% होगा ना। देखिए, कहा तेल का मूल्य 20% बढ़ गया। अच्छा, प्राइस जो है, मूल्य जो है 20% बढ़ गया मेरे भाई, 20% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/5, यानी ओरिजिनल प्राइस अगर 5 था तो 1 बढ़कर हो गया कितना, 6। आगे कहा खपत 8 से 1/3%। अच्छा, 8 से 1/3 देखिए ना, 8 या 24 और 1 25/3, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, 25 से कम 25 चौक 100, यानी 1/12। कहा कि सर खपत जो है 1/12 कम हो गया, यानी कि ओरिजिनल खपत अगर 12 था, ओरिजिनल खपत कितना था, 12, तो 1 घटकर हो गया कितना, 11। अब सवाल कहा कि बताइए व्यय में कितने % वृद्धि अथवा कमी होगा। व्यय कहने का मतलब खर्च, और आप सबको पता है कि भाई मेरे खर्च बराबर होता है मूल्य गुना खपत, खर्च बराबर मूल्य गुना, तो पहले मूल्य 5 था, पहले खपत 12 हो रहा था, तो खर्चा हो रहा था 12×5 = 60। आज मूल्य है 6, खपत हो रहा है 11, तो खर्च हो जाएगा कितना, मूल्य गुना खपत, 11×6 तो 60 खर्च होता था, आज 66 रुपए हो रहा है, कितना खर्च बढ़ गया, 6 बढ़ गया कितना से, 60 से, परसेंट 100 से गुना, 10 से 10, 6 से 6, यानी क्या परसेंट, 10% बढ़ गया, ऑप्शन डी है ना। चले यार देखें, का एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। अच्छा, एक बात बताइए, 500 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। अच्छा, पुल को पार कर रही है कहने का मतलब क्या होगा कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस पुल के लंबाई के योग को पार कर रही होगी। तो कहा पुल को पार कर रही है, यानी कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई और 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 100 सेकंड लगा दे रही है।
आगे कहा 250 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में, पुल को यानी अपनी लंबाई या प्लस 250 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है कैसे सेकंड में, 60 सेकंड में। आप बस इतना बताइए कि सर रेलगाड़ी का लंबाई तो दोनों जगह क्या है, कांस्टेंट ही है। यहाँ 60 सेकंड लग रहा है, यहाँ 100 सेकंड। ज्यादा लगने का रीजन क्या है, यहाँ 250 मीटर, यहाँ 500 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, 250 मीटर, और टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 40 सेकंड। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 250/40 यानी 25/4 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा है कि बताइए रेलगाड़ी का लंबाई, तो कहीं से भी निकाल लीजिए। देखिए तो रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई या प्लस 250 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में, तो 25/4 के चाल से चलकर 60 सेकंड में तय की गई दूरी जो आएगा, यह जो दूरी आएगा ये रेलगाड़ी प्लस पुल के लंबाई का योग आ जाएगा। 4 से काटिएगा 15 चौक 60, 15 पचे 75, हाथ मेरा 7, 15 दूना 30 और 7 37। तो एल बराबर कितना, 250 उधर जाके घट जाएगा 125। ऑप्शन बी ठीक है ना, सही है। चलिए देखिए तो कहा एन के 20% का 3 गुना, एन के 20% का 3 गुना 12 4 8 के द्वारा पूरा पूरा करता है। तो एन का 20% यानी 1/5, एन के 20% का 3 गुना जो है इन सब से पूरा पूरा कटता है। 12 4 8 6 से पूरा पूरा कटने वाला नंबर कौन है, 12। तो 12, अब 3 चौक 12, तो एन क्या होगा, 5 चौक 20 होगा, है 12 4 12 कटेगा, खत्म आदमी का हो। 12 4 8 6 का एलसीएम 24 ना होगा। तो 3 8 24, 8 पचे 40। देखिए कहा एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ लेकिन दूसरे निवेश पर 20% हानि होती है। दोनों निवेश का अनुपात 2:3 है, यानी कि पहला निवेश है 2 यूनिट और दूसरा निवेश है 3 यूनिट का संयुक्त हानि प्रतिशत। अच्छा पहला पर 10% लाभ हुआ, यानी कि लाभ कितना, लाभ विक्रयमूल बोलेंगे तो 110 पर ओनली लाभ पूछ रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि निवेश कहने का मतलब क्रयमूल, अपने पॉकेट से कुछ पैसे हमने किसी बिजनेस में निवेश किया तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, जो मेरे घर से गया वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। पहला निवेश है 2 यूनिट और इस पे 10% लाभ, तो टोटल लाभ कितना, 2 का 10% निकालिएगा, यानी 10 दूना 20% लाभ हुआ है। क्या परसेंट, 20%। दूसरा निवेश है 3 यूनिट, उस पर 20% हानि, यानी कि 20 या 60 हानि हुआ है। हानि हुआ है कितना, इतना का हानि हुआ है, ठीक है ना। यानी ओवरऑल इतना, पहला पर 20% लाभ कमाए, दूसरा पर 60% हानि कमा गए, तो दोनों को मिलाकर ओवरऑल क्या हुआ आपको लॉस, कितने परसेंट का, 40%। अच्छा 40% का लॉस हुआ, टोटल कितने पैसा पर, 5 यूनिट पर। परसेंट में रिजल्ट, परसेंट में का हो ही गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8%, माइनस में है यानी हानि होगा 8% का। ऑप्शन डी ठीक है बात। देखिए का वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से कटे। अच्छा 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे, 6 से कटे, यानी इन सब के एलसीएम 60 से भी कटना चाहिए। तो सर 2488 को 60 से डिवाइड करिए, छह चौक 24, बच गया 8 और 8, 60 एकम 60, बच गया कितना, 8 28। अब कहा कि सर क्या, देखें दो तरीका है, ये जो रिमाइंडर बचा ना, इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटा देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी 60 से कट जाएगा, या फिर इन दोनों के डिफरेंस को संख्या में ऐड कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 60 से पूरा पूरा कटेगा। पर सवाल में कहा 2488 में जोड़ी जाने वाली संख्या। अच्छा अगर बोलता कि 2488 में क्या घटाएं ताकि 60 से कट जाए, तो सर 28 जो शेष बचा, इस शेष को अगर घटाएंगे जो रिजल्ट आएगा वो 60 से कटेगा। लेकिन कहा क्या जोड़े, तो इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करिएगा ना, जो परिणाम आएगा वो 60 से कटेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 32 ऐड करने पर जो परिणाम आएगा वो 60 से कटेगा। ऑप्शन डी। का चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 13,380 गुना है। जैसे ये पी रुपया जो है ना यार, ये पी रुपया निवेश किए हैं, तो ये 3 साल बाद जो है, ये पी रुपया निवेश किए और ये पैसा 3 साल बाद, ये पैसा 3 साल बाद
हो गया है कितना, तो 13,380 रुपया। और कहा यही पैसा 6 साल बाद, यानी यहां से आगे कितना साल, 3 साल, हो गया है कितना, तो 20,070। सवाल का ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो धन राशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ रेट अगर पूछता तो ये पैसा 3 साल में इतना गुना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है, तो एक प्रिंसिपल और 3 साल के अमाउंट का रेशियो मालूम है, 1 साल का रेशियो निकाल लेते, रेट निकाल लेते। पर यहाँ मूलधन पूछ रहा है, तो पहले तो ये बताइए, चूंकि आप सबको एक बात पता है कि सर सीआई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे काम करता है, जीपी पे काम करता है, यानी जैसे ये 13,380 रुपया 3 साल में अगर 20,070 हो गया, मीन्स कै गुना हो गया। ये अगर आप देख पाए कि ये 13,380 3 साल में इतना हो गया, मीन्स कै गुना हो गया, तो कै गुना हो गया अगर ये निकालेंगे, देखिए तो ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा, आप बोलेंगे सर 7 दूनो 8, 1 9, 3 3 6, सर 3 से कट जाएगा, ये नंबर 3 से क्या होगा, कट जाएगा, अंकों का योग 3 से कट रहा मीन्स नंबर कटेगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 नमः 27, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छक 18, यानी कि ये पैसा जो है 3 वर्षों में कै गुना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 3 साल में 669/446 गुना हो गया। अगर ये पैसा 3 साल में इतना गुना हो गया, मीन्स हर 3 साल में इतना गुना होगा। सर जीपी तो यही है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप बताइए अगर ये 3 साल में इतना गुना हो गया तो ये पैसा भी 3 साल में कितना गुना हो जाएगा, 669/446 गुना। तो आप बताइए ये पी रुपया अगर 3 साल में 669/446 गुना हो गया, पर एक्चुअल में हो गया है कितना, 3 साल में 13,380, काटिएगा 20 बार में, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, 0, 2 छक 12, 2 चौक 8, 1 9, 2 चौक 8, 8920, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे यार एंगल ले लें, कुछ भी पुट करके बना लें सवाल को, बस ध्यान रखना है कि बट्टा में 0 नहीं आना चाहिए। साइन ए कॉस है तो 0 या 90 में से कोई ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं या 90, लेकिन अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो कॉस 0 1 होता है, और 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं ले सकते हैं सर, 90 लेते हैं। कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0, साइन 90 कितना 1, कॉस 90 0, यहाँ साइन 90 1, कॉस 90 0, साइन 90 1, तो ये 2 माइनस, आप बताना 1/1 कितना 1, अब प्लस 1 में से 0 गया, 1/1 कितना 1, अब माइनस 1/1 माइनस प्लस कट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 आया। अब साइन 90 1 लेंगे तो 1 - 1 0, ये तो होगा नहीं, 1, कॉस 90 0, तो 1 में से 0 गया 1, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है यार, ये भी हो जाएगा ना, 90 लेंगे तो कॉस 90 0, तो 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 2, ये तो नहीं होगा। अब क्या करिएगा, देख ले, 1/1 1, ठीक है, माइनस है साइन अल्फा 1, 1/1 1, तो 1 1 खत्म हो गया है? और 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और एक दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई। तो अब क्या करेंगे सर, दोनों जब हो गया तो फिर एंगल चेंज करना पड़ेगा, तब तो बहुत ज़्यादा गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा यार, ऐसे फिर तो फिर इन दोनों को सॉल्व करके ऐसा कर सकते हैं, या फिर 45 ले लेते हैं यार, 45 पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 - 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे भी 1 - 1/√2 हो जाएगा, 1 + 1/√2, वहाँ भी 1 + 1/√2, दोनों ऑप्शन टैली कर जाएगा। क्या कर सकते हैं, फिर बेसिक बनाना ही पड़ेगा, है ना, बेसिक तो आप लोग से भी हो जाएगा।
अच्छा 1 आया तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा में लफड़ा है ना। ये प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला ही होगा। बेसिक बनाना यार, एलसीएम उलसीएम लेना दिमाग खराब हो जाएगा यार। आप लोग कर लीजिएगा यार, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एंगल 30 डिग्री लेके बना लीजिएगा, ठीक है ना। 30 लेके आप 45 लेके बनाएंगे, बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। का यदि दो संख्याओं का योग 54 है, दो संख्या x और y, इन दोनों का योग मान लेते हैं 54 है। आगे का इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 6 है। पता है किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ मालूम है तो रिलेशन होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ कितना है 6। पहला संख्या x माने, दूसरा y माने, यानी आ गया x गुना y बराबर 84 गुना 6। गुना मत करिए, इसी फॉर्म में रखिए चूंकि आगे कट ही जाएगा। सवाल का संख्या के व्युत कर्म का योग, पहला संख्या x है तो व्युत कर्म 1/x, दूसरा संख्या y है तो व्युत कर्म 1/y। एलसीएम हो जाएगा x बाई, ऊपर में y प्लस x, यानी अरेंज करेंगे तो x प्लस y है। x प्लस y कितना है 54, x गुना y कितना है 84 गुना 6, 6 नमा 54, 3 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 28 बार, यानी कि 9/28 ऑप्शन है। का x सबसे छोटी अभाज्य संख्या को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने और गुणनफल को 5 और 10 के एलसीएम में जोड़ने पर प्राप्त संख्या को निरूपित करता है। का x जो है ना सर, किसको डिनोट कर रहा है ये देखिए ना ध्यान से। x जो है का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 4 से गुना करने और ये जो गुणनफल आया, इस गुणनफल में 5 और 10 का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम 10 को ऐड करने पर जो परिणाम आएगा उसको डिनोट कर रहा है। तो 2 चौक 8 प्लस 10 कितना 18, यानी x 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे कहा कि बाई जो है ना सर, ये बाई सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अच्छा अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, 2 3 5 7 11 इस तरह के से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि इवन है, ओके ना। पर यहां बोला है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यहां बस छोटी अभाज्य संख्या, सम या विषम नहीं बोला था, छोटी, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, पर यहां क्लियर किया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या को 5 से गुना। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, इसको 5 से गुना करिए और का गुणनफल को, ये जो गुणनफल आया इस गुणनफल को दूसरे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में जोड़िए। दूसरा सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 5 में ऐड कर दीजिए, तो 15 5 20 हो जाएगा। तो बाई का वैल्यू आ गया 20। तो कहा कि प्राप्त संख्या नुभी, तो निम्न से कौन सा सत्य है। पहला स्टेट में देखिए थे x बाई से बड़ा है, x बाई से छोटा ना यार, खत्म। x प्लस बाई 20 है, x प्लस बाई 38 हो रहा है, ये भी खत्म। x और y बराबर है सर, एक 18 एक 20 है, ये भी खत्म। का y और x का अंतर 2 है, देख लीजिए y और x का अंतर 2 है, यानी ऑप्शन डी सही है। देखिए किसी से 4 पाइप, किसी नल, किसी भी टंकी से 4 पाइप जुड़े होंगे, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और 2 खाली करने के लिए है। अकेले खोले जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को 40, पहला पाइप 40 सेकंड में और दूसरा पाइप 80 सेकंड में भरेगा, जबकि तीसरा पाइप 80 सेकंड में खाली करेगा और चौथा पाइप जो 160 सेकंड में खाली करेगा। टंकी का कैपेसिटी 160 हो जाएगा, 40 चौक 80 दूना 80 दूना 160 है। कहा कि जब सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए कितने समय में भरेगी। लेकिन एक बात बताइए ना, यहाँ पर तो भरने वाला का प्लस है, भरने वाला प्लस है, खाली करने वाला माइनस। जब सबको एक साथ खोलेंगे टंकी कितने देर में भर जाएगी। जब सबको खोलेंगे ए और बी भरेगा कितना 6, बी सी और डी निकाल देगा कितना 3, तो 6 में से 3 निकाल दे रहा है, तो टंकी में पानी जा रहा है 3 लीटर ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 53 पॉइंट समथिंग है कहीं, हाँ ऑप्शन बी।
का 54 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय, समय पूछा तो समय दूरी बट्टा चाल। आदमी को पार करना है तो आदमी को पार करने के लिए रेलगाड़ी को केवल अपनी लंबाई जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, और रेलगाड़ी का लंबाई है 450। आप 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में लाइएगा तो 5/18 से गुना 18 तिया 54 3 पचे 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 चाल हो गया। तो समय दूरी बट्टा चाल 15 तिया 45 यानी 30 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहा 7 के पावर 2 और 9 के पावर 2 को 8 से डिवाइड करने पर शेष। कुछ लोग तो बना दिए होंगे इसको पूरा सिंप्लीफाई करके कि 49 है यहाँ 81, तो वैसे भी बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का ऐसे देखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे -1 के पावर 2 1 ही रहेगा। 8 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 के पावर 2 1 ही रहेगा, तो 1 गुना 1 1 ही आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग बना दिए होइएगा ऐसे 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 अब 8 8 से इसको डिवाइड करिएगा तो 8 बचे, 8 6 48, रिमाइंडर कितना बचेगा 8 10 80, रिमाइंडर कितना 1, तो 1 गुना 1 1। लेकिन अगर यही चीज रहा था 7 के पावर 24 9 के पावर 45 तो ऐसे नहीं कर पाते है ना। देखिए का एक दुकानदार एक किताब को 40% हानि पर बेचता है। सॉरी यार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बाहर में। का एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब को 120 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% की हानि होती। ठीक है, पहले 40% हानि पर बेच रहा था, अब अगर 120 रुपए अधिक में बेचता तो 10% हानि होता। पहले 40% हानि हो रहा था, अब 10% हानि हो रहा है, यानी कि डिफरेंस कितने परसेंट का है 30% का। लेकिन रुपए में अंतर कै रुपए का, अधिक या कम मतलब अंतर ही होता है 120 रुपए का। तो कहा कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य, 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या रखना होगा 110, तो 120/30 गुना 110। 0 से 0 3 चौक 12, 11 चौक 44 यानी 440। ठीक है, आसान सा सवाल था यार। देखिए कहा ए बी सी के क्षमता का रेशियो है 3 5 8। ए बी सी के क्षमता का रेशियो है 3 5 8। आगे कहा यार एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 15 दिन में कर देंगे। अच्छा तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में 3 5 8 और 8 16 काम, एक दिन में 16 काम और कर दिया पूरा 15 दिन में, तो 15 छक 90, अब 15 और 9 24 240 काम है। आगे कहा यार कि यदि केवल ए और बी एक साथ 12 दिन तक काम करते हैं और ये छोड़ देते हैं। अच्छा ए और बी 12 दिन तक काम किया, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम 8 काम, तो 12 दिन में 12 8 96 काम कर देगा। टोटल 240 काम है जिसमें से 96 काम हो गया, तो शेष बच गया मेरे प्यारे भाई कितना 144 काम। और कहा सी शेष काम को पूरा किया तो कितने दिन में कर देगा, यानी 144 काम सी करेगा, कितने दिन में कर देगा। तो सी का एफिशिएंसी देखिए, सी एक दिन में 8 काम, तो 144 काम कै दिन में, सी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए तो 18 × 144 यानी 18 दिन, है ना। चलिए देखिए साइन थीटा 5/, अच्छा साइन होता है P/H, P है 5, H है 13, तो बताइए B कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है सॉल्व कर लेंगे यार। कॉस होता है B/H, B/H यानी कि 12/13, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, माइनस साइन होता है साइन थीटा दिया ही है 5/13 स्क्वायर, वहां पे है तो 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, बट्टा में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा का वैल्यू है 5/13 और कॉस थीटा B/H यानी कि 12/13 हो गया यार। 144 में से 25 एलसीएम हो जाएगा 169। मेंटली काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं, पर लिख देते हैं 125 में से 144 में से 25 जाएगा 9 2 1 119, और नीचे 12 × 5 60 दूना 120 अब बट्टा 169, 169 से 169 कैंसिल है नहीं 119/120। का विद्यालय में लड़के और लड़कियों का रेशियो है 5:6, यानी बॉयज और गर्ल्स के संख्या का रेशियो दिया है 5:6। का 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अच्छा बताइए 5 लड़के उनमें से 20% को मिल रहा है तो नहीं मिल रहा कै परसेंट को 80%,
और जितनी गर्ल्स है उनमें से 25% को मिल रहा है तो नहीं मिल रहा 75% को। तो आप बताइए ना, जितना बॉयज है उनमें से 80% को नहीं मिल रहा है, यानी कि सर टोटल, अच्छा परसेंट 5 का 80% निकालेंगे पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट से बचने के लिए 1 जीरो लगा लेते हैं या 2 जीरो लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा 500 बच्चा है, उनमें से 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, यानी 500 का 80%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 80 पचे सॉरी 400 लड़का को नहीं मिल रहा है। अच्छा 600 लड़कियां, उनमें से 75% को नहीं मिल रहा है, तो 600 का 75%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 6 पचे 30, 6 सते 42 और 3 45, 450 गर्ल्स को नहीं मिल रहा। इतना बॉयज को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, इतना गर्ल्स को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, यानी टोटल इतने विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा। टोटल कितना में से, तो 1100 में से। परसेंट में रिजल्ट मांगा है मेरे प्यारे भाई, 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 5 4 4 8, यानी 850/11%, 850/11%। कोई डाउट तो नहीं होगा। देखिए का विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में 100 रन बनाया, कैमी पारी में सर 10वीं पारी में 100 रन बनाया। 10वीं पारी से पहले का कहानी नहीं पता है, 9वीं पारी तक का क्या है नहीं पता। 10वीं पारी आज खेलने आया, 100 रन बना दिया। आगे कहा कि सर ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत 8 बढ़ गया और नया औसत 28 हो गया। सुनिए ना, पहले कितना औसत था नहीं पता था, पर आज 10वां मैच में उसने 100 रन बनाया, जिसके कारण एवरेज 8 बढ़कर 28 हो गया। यानी कि आज उसने टोटल आज तक के कितने मैच हो गए, 10 मैच, आज वाला मैच मिला देंगे टोटल 10 मैच हो गए। अब उसका एवरेज हो गया 8 बढ़कर कितना 28। तो आप बताइए 10 मैच का एवरेज 28 है, तो 10 मैच तक का टोटल रन कितना 280। इससे पहले आज का मैच खेलने से पहले टोटल 9 मैच ही खेला होगा, तो कहा कि पहले से एवरेज 8 बढ़कर 28 हो गया, यानी कि 9 मैच तक का एवरेज 20 होगा। तो 9 मैच का एवरेज 20 है, तो टोटल रन 180। 10 मैच के टोटल रन में से 9 मैच तक का टोटल रन घटा देंगे, तो ये जो रन आया ये 10वां पारी का आया, यानी कि 10वां मैच जो खेलना है उसमें उसने सेंचुरी लगा दिया है, यानी 100। ऑप्शन डी। और है क्या? नहीं। तो चलें यार, आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।